नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडू गैस में। हम देखेंगे जो करंट है महत्वपूर्ण है। मैं आपको कोई भी करंट का विषय वस्तु जो है इसका डिटेल से विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास न्यूज है जो करंट का, वो है ऑस्ट्रेलिया पे साइबर अटैक। ऑस्ट्रेलिया पे साइबर हमला। अब ये शब्द है साइबर। तो ये है क्या साइबर हमला, साइबर अटैक होते क्या है? पहले हम इसको जान लेते हैं कि साइबर अटैक क्या होता है। देखिए, साइबर अटैक वो है, बोल रहे कंप्यूटर या कंप्यूटर उपकरण और नेटवर्क का इस्तेमाल करके, जो भी कंप्यूटर है, कंप्यूटर से संबंधित उपकरण है और नेटवर्क है, क्या क्या रहते हैं। जैसे कंप्यूटर है मान लेते हैं, इसके साथ में राउटर होते हैं, फिर केबल है, फिर स्विच है, इसके बाद फिर कोई इंड यूजर है, कस्टमर है। तो कंप्यूटर है, पेन ड्राइव भी हो सकते हैं, कोई चिप हो सकता है। कंप्यूटर है, राउटर है, स्विच है, इसके बाद पेन ड्राइव है, चिप है। किसी भी तरीके से इसका इस्तेमाल करके क्या करना, एक कंप्यूटर का जो नेटवर्क है, कंप्यूटर का नेटवर्क और तंत्र, उसमें सेंधमारी करना, अर्थात इनलीगल तरीके से, अवैध तरीके से प्रवेश करना, अवैध प्रवेश करना। तो कोई कंपनी है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कि मान लेते हैं रिलायंस एक कंपनी है। तो रिलायंस इंडस्ट्री है। अब क्या है, रिलायंस इंडस्ट्री का खुद का एक नेटवर्क है जिसमें उसके सर्वर हैं, क्या बोलेंगे, सर्वर। फिर उसके कंप्यूटर हैं, नेटवर्क है उसका, और जो भी उसके एम्प्लॉय हैं इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रिलायंस का खुद का एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क में जो रिलायंस के बाहर का कोई व्यक्ति हो, अवैध तरीके से एंट्री करता है, तो इसे हम लोग बोलेंगे साइबर अटैक है। तो इसमें इस उपकरणों का इस्तेमाल होता है। उपकरण विशेष रूप से हैं कि कंप्यूटर, कंप्यूटर से संबंधित उपकरण, डिवाइस है। अब मान लेते हैं कि जो साइबर अटैक है वो आज के डेट में एक क्या है, वारफेयर। ये वारफेयर जो है युद्ध की एक नई प्रणाली है। तो वारफेयर है, युद्ध की जो नई प्रणाली है। अब नया युद्ध कहाँ पे हो रहा है, तो बोलेंगे साइबर क्षेत्र में, अर्थात जो साइबर स्पेस है, साइबर वर्ल्ड है, समझिए। आप जिस दुनिया में रह रहे हैं वो पूरा कंप्यूटर मोबाइल का ही दुनिया है। तो कंप्यूटर मोबाइल के दुनिया में आप क्या बोलेंगे, साइबर स्पेस या साइबर वर्ल्ड में रह रहे हैं। यहाँ पे हमेशा खतरा रहता है अटैकिंग का, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब अटैक हुए, कब हैक हुए आपके मोबाइल, या कब आपके अकाउंट से धनराशि का निकासी हो गया। तो अकाउंट से धनराशि निकासी हो गई, तो बिना आपके जानकारी के क्या हुआ, ये सब हमले हो रहे हैं क्योंकि हम इस साइबर स्पेस, साइबर वर्ल्ड में रह रहे हैं। एक नई प्रकार की दुनिया है। तो ये 5G की दुनिया है, आगे 6G की दुनिया, और बिना इसके काम नहीं चलेगा। तो यही है, युद्ध की एक नई प्रणाली है साइबर वारफेयर। ऑस्ट्रेलिया में अभी हाल फिलहाल में अटैक हुए हैं, और ऑस्ट्रेलिया में लगातार अटैक हो रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार अपना सुरक्षा तंत्र मजबूत करेगी। फिलहाल उससे पहले हम और देखते हैं कि साइबर अटैक ये किस तरीके से होता है और कितने प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, साइबर टेक्नोलॉजी जो है लगातार, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ रहे हैं उसके साथ ही साथ साइबर अटैक भी बढ़ते जा रहे हैं। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, आईटी। तो जैसे जैसे आईटी का नया प्रोडक्ट बन रहे हैं, नए डिवाइस, उपकरण, सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, एप्लीकेशन बन रहे हैं, उसके साथ ही साथ साइबर अटैक का हमला लगातार बढ़ते जा रहा है। तो साइबर हमले जो हैं आईटी से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। तो आईटी का विकास के साथ ही साथ क्या बोलेंगे आप, साइबर हमले भी बढ़ रहे हैं। उसके अनगिनत रूप अलग अलग समय पे आते हैं। फिर भी साइबर जो अटैक है या साइबर हमला, इसके प्रकार होते हैं अलग अलग तरीके से। आप समझिए, मालवेयर है, ये क्या है, वायरस है।
वायरस क्या होते हैं तो बोलेंगे आप एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग किया गया है विशेष रूप से, और उसके बाद क्या किया गया, एक मालवेयर बनाया गया, एक वायरस बनाया गया, छोटा सा कोडिंग कर दिए, और मान लेते हैं किसी पेन ड्राइव के जरिए, चिप के जरिए आपके मोबाइल में या फिर जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें प्रवेश करा दिया जाता है। इस प्रकार से आपके जो भी डिवाइस हैं वो बुरी तरीके से प्रभावित हो जाएंगे, उसका सारा डेटा चोरी हो सकता है, आपका जो भी अकाउंट उकाउंट है वो भी चोरी हो सकता है। तो मालवेयर फर्स्ट टाइप का है। इस मालवेयर में सबसे खतरनाक रैंसमवेयर था। क्या बोलेंगे, रैंसमवेयर। इसका हमला पूरा वर्ल्ड के 170 कंट्री पे हुआ था। रैंसम वायरस ये कुछ साल पहले सुर्खियों में था। ब्रिटेन अमेरिका से लेकर फ्रांस जापान भारत तक में रैंसम वायरस फैला था कंप्यूटर के जरिए। इसमें भी ब्रिटेन का जो हेल्थ सेवा था वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था। अच्छा, फिर ये देखिए, पहला तो आप याद रखें, मालवेयर है, प्रोग्रामिंग के जरिए बनाया जाता है इसे, एक वायरस का टाइप है, तो कंप्यूटर वायरस सीधा समझिए। सेकंड नंबर पे फिशिंग, तो फिशिंग बोलेंगे। इसमें क्या होता है, लुभाया जाता है किसी को, लुभाना। आपको अच्छा ऑफर आएगा ईमेल के जरिए, मैसेज के जरिए, तो आपको लगेगा कि वास्तविक में कंपनियां भेज रही है या कोई रियल व्यक्ति भेज रहा है, तो फिशिंग के जरिए लुभाया जाता है। उसके बाद जैसे ही आप साइट पे क्लिक करेंगे या उसके चैनल पे आप जाएंगे, सीधा आपका जो है कंप्यूटर या मोबाइल उपकरण ये हैक हो जाएंगे, या पूरा डाटा आपका ब्रीच हो जाएगा, जितने भी डाटा हैं चले जाएंगे उसके पास। तो फिशिंग है। इसके बाद आप देखेंगे अभी नया आ रहा है, मैन इन मिडिल, मैन इन मिडिल अटैक। नया प्रकार का अटैक है जिसमें दो व्यक्ति लेन देन कर रहे हैं, मान लेते हैं ए है और बी है। इसमें दो व्यक्ति आपस में कोई लेन देन कर रहे हैं, एक तीसरा व्यक्ति एंट्री कर जा रहा है, और इनके बीच का जो लेन देन था नेटवर्क को एक्सेस कर ले रहा है, वो नेटवर्क को रोक दे रहा है, अर्थात जो भी ट्रांजेक्शन मान लेते हैं बी से ए के पास जा रहा था वो उसके पास ना जाके अब सी पे चला जा रहा है। तो मैन इन मिडिल अटैक, अर्थात कोई व्यक्ति बीच में आ जा रहा है और ट्रैफिक को ब्लॉक कर दे रहा है, सारा ट्रैफिक इसी के पास पहुंच जा रहा है, अर्थात सारा हैकिंग हो गया सी के पास। तो ये बोलेंगे मैन इन मिडिल अटैक हो रहे हैं। और भी है, बुलिंग है, अनगिनत टाइप है। फिलहाल आप सबसे जो अटैक हो रहे हैं ये वायरस के जरिए हो रहे हैं, मालवेयर वायरस। एक कंप्यूटर का वायरस दूसरे वायरस में फैलता है, जिस तरीके से मानव शरीर का वायरस लगातार फैलता है उसी तरीके से, क्योंकि वो कंप्यूटर बुरी तरीके से प्रभावित हो गया, मोबाइल उपकरण प्रभावित हो गए, जैसे ही इस मोबाइल से फाइल ट्रांसफर होगी, कुछ डेटा ट्रांसफर होंगे, वो वायरस भी उसके साथ ही ट्रांसफर हो जाते हैं, अर्थात अटैच हो जा रहे हैं किसी फाइल फोटो के साथ, तो अटैच हो रहे हैं वो, और ऐसे करके दूसरे ए से बी में ट्रांसफर हो रहे हैं, फिर बी से सी में, जैसे जैसे जितने अधिक डिवाइस कनेक्ट होते जाएंगे सब में चला जाएगा। तो ये है आपका साइबर अटैक के अलग अलग प्रकार हैं। अब ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं, और होते कहाँ से हैं ये, इसके पीछे क्या कोई सरकार का हाथ है, देश का हाथ है, या नॉन स्टेट एक्टर, अर्थात देश के अंदर सर कुछ ग्रुप हैं जिनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। ऑस्ट्रेलिया में देखिए कंपनी ऑप्टस, ये ऑस्ट्रेलिया की कम्युनिकेशन कंपनी है, अर्थात जिस तरीके से हमारे इंडिया में एयरटेल जियो है, एयरटेल और जियो चल रहे हैं, उसी तरीके से ऑप्टस वहाँ की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ऑस्ट्रेलिया, इस पे अटैक हुआ 2022 में। पूना मोबी बैंक पे अटैक हुआ। ये इंश्योरेंस कंपनी है ऑस्ट्रेलिया की जो इंश्योरेंस करती है, जिस तरीके से हमारे यहाँ LIC है, GIC है, तो इंश्योरेंस कंपनी, इस पे अटैक हुआ। आप समझिए कि कैसे कैसे अटैक हो रहे हैं। तो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी उस पे अटैक हो रहा है, फिर इसकी इंश्योरेंस कंपनी पे अटैक हो रहा है, और आज जो अटैक हुए हैं, सॉरी, एक दो दिन पहले DP वर्ल्ड पे, न्यूज़ तो आज ही का था, DP वर्ल्ड पे अटैक हुए। ये कंपनी है, क्या करती है, तो बंदरगाह को मैनेजमेंट करती है, अर्थात जो पोर्ट ऑपरेटर कंपनी है। अब पोर्ट क्या है, बंदरगाह को मैनेज करने वाली, बंदरगाह पे जो भी सामान आ रहे हैं जा रहे हैं सबकी एंट्री कर रही है, माल उतार रही है, उस पर चढ़ाने का काम कर रही है। तो DP वर्ल्ड एक कंपनी है ऑस्ट्रेलिया की, इस पर अटैक हुआ। रिजल्ट ये हुआ, ऑस्ट्रेलिया के बंदरगाह बुरी तरीके से प्रभावित हुए, 4 घंटे तक
जो 4 घंटे तक है ऑस्ट्रेलिया के बंदरगाह बंद रहे कंटेनरों के लिए, ना तो सामान उतर पाया ना ही चढ़ पाया, फलस्वरूप भारी भरकम नुकसान हुआ है डीपी वर्ल्ड को, ऑस्ट्रेलिया सरकार को। अब ये है, एक बार ऑस्ट्रेलिया का मैप देखते हैं और देखते हैं बंदरगाह जो विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं कौन कौन से हैं। एक मैप देखिए ऑस्ट्रेलिया का। देखिए यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया का सिडनी, ये बंदरगाह है। यहाँ पे मेलबोर्न है, ये वाला पोर्शन मेलबोर्न, क्रिकेट भी होते हैं मेलबोर्न ग्राउंड में। पुनः ब्रिस्बेन है, बंदरगाह है। और इधर फ्रीमेंटल है, क्या बोलेंगे, फ्रीमेंटल सिटी है इसकी, बंदरगाह भी है। ये सभी बंदरगाह यहाँ पे हैं, तो देख रहे हैं आप समुद्र के किनारे, और बड़े बड़े सिटी हैं मेलबोर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन और फ्रीमेंटल। तो जो भी यहाँ कंटेनर जहाज से आ रहे थे, एक साइड इसके हिंद महासागर है, दूसरे साइड प्रशांत महासागर है, तो कंटेनर आ रहे हैं जैसे मेलबोर्न में, तो सामान ना तो उतर पाए, ना कहीं चढ़ पाए, ना तो एंट्री हो पाई उसकी। रिजल्ट ये हुआ कि बुरी तरीके से प्रभावित हुए, अरबों डॉलर का नुकसान होने का संभावना है इसमें, तो रिपोर्ट बताएगी। अब ऑस्ट्रेलिया सरकार लगातार अपने साइबर सिक्योरिटी को मजबूत कर रही है। जो ऑस्ट्रेलिया की फेडरल पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन जांच कर रही है। ऑस्ट्रेलिया का आरोप हमेशा किस ओर जाता है, चीन की ओर। सेकंड नंबर पे रूस की ओर। जो ऑस्ट्रेलिया में अधिकतर इंश्योरेंस की कंपनी हो, कम्युनिकेशन कंपनी हो, बैंकिंग कंपनी हो, बंदरगाह से संबंधित कंपनी हो, खनिज से संबंधित कंपनी, सारी कंपनियों पे जो अटैक होते हैं मोस्टली चीन से होते हैं। फिर सेकंड नंबर पे रूस का नाम आता है, और चीन बार बार इसे डिनाई करता है कि हमारे यहाँ से नहीं हुए हैं। तो चीन और रूस ये दोनों क्या है, एक तरीके से प्रमोट करते हैं साइबर अटैक को, हमेशा सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, हर कंट्री से आगे रहना चाहते हैं। अमेरिका से भी अटैक होते हैं, भारत से भी अटैक होते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में भी हैकर नहीं है, भारत में भी हैकर हैं, अलग अलग देशों में हैकिंग करते हैं, सारे जगह भरे हुए हैं हैकर या आपके साइबर अटैक करने वाले, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी नहीं लेता है। अब सवाल है, सबसे टॉप नंबर पे चाइना बोलेंगे, फिर रूस। अब भारत में क्या था, एम्स का सर्वर, जो पिछले साल देखे थे एम्स सर्वर पे अटैक हुआ था, और इससे हेल्थ सेवा बुरी तरीके से प्रभावित हुई। जो मरीज थे उसका पर्चा से लेके जो डिटेल था, दवा, बीमारियां, सारे के सारे एक तरीके से गायब होने की खबर थी। तो अंत में 2-3 शायद 5 दिन की मशक्कत के बाद एम्स के सर्वर को ठीक किया गया था। तो एम्स जैसे संस्थान भारत में भी साइबर अटैक से नहीं बच पाए। इंडिया की सबसे दिग्गज रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ साथ मेडिकल इंस्टीट्यूशन है एम्स। जब एम्स जैसी इंस्टीट्यूशन भारत में सुरक्षित नहीं रह पा रहे हैं, तो बाकी का सर्वर और नेटवर्क कितनी सुरक्षित होगा वो तो पता चल रहा है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया जैसा विकसित कंट्री भी साइबर सिक्योरिटी से सुरक्षित नहीं है, तो युद्ध का एक नया क्षेत्र है साइबर। जो कंट्री इसमें मजबूत है उसका नाम है टॉप नंबर पे इजराइल। तो इजराइल कंपनी है, ये साइबर अटैक के लिए जानी जाती है वर्ल्ड में, साथ साथ में डिफेंस के लिए भी जानी जाती है। साइबर सुरक्षा तंत्र इसने अपना बहुत बखूबी बनाया हुआ है, इस पे साइबर हमला करना बहुत मुश्किल है, फिर भी ये भी नहीं बच पाता है। लेकिन इजराइल एक नमूना है कि किस तरीके से इसने अपने साइबर वर्ल्ड को सुरक्षित किया है, और युद्ध का जो नया क्षेत्र उभरा है वो है साइबर वर्ल्ड। अगर साइबर स्पेस या वर्ल्ड अगर सुरक्षित नहीं रहते हैं, तो आप ना कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ना कोई आपके पास इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सकता है, और आपका सारा जो फाइनेंशियल से लेके गोपनीय डेटा है वो सब कब चोरी हो जाए, किसी के हाथ लग जाए, इसकी भी जानकारी नहीं रहती है। तो इसके लिए साइबर फोर्स पुलिस होने चाहिए, साइबर एक्सपर्ट होने चाहिए, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोर्स होने चाहिए, काफ़ी सारे स्टेप उठा सकते हैं और उसे मजबूत कर सकते हैं। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया पे साइबर अटैक, इसमें कुछ एग्जांपल भारत का दीजिएगा, जैसे एम्स है। इसके बाद बोलिएगा मुंबई में जो इलेक्ट्रिसिटी पे साइबर हमले हुए थे, मुंबई पावर ग्रिड पे साइबर अटैक 2022 में।
मुंबई में 2 दिन तक बिजली नहीं थी। अब इसके बाद देखते हैं हम, जो महत्वपूर्ण है जिसमें डिटेल से बताऊंगा आपको, वह है म्यांमार। म्यांमार से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। म्यांमार ये क्या है? कंट्री है एक। कहाँ कंट्री है? भारत का पड़ोसी है। देखिए भारत का जो पड़ोसी कंट्री है, ऐसे करके आप देखेंगे म्यांमार को आप, ये है म्यांमार है जो भारत के नॉर्थ ईस्ट में पड़ोसी कंट्री है म्यांमार। राजधानी क्या है इसकी? नैपीता। नैपीता। पहले रंगून थी, अब राजधानी नैपीता है, पहले रंगून थी। जो म्यांमार का एक बैकग्राउंड है, पहले मैं आपको बैकग्राउंड पृष्ठभूमि बता दूं। देखिए म्यांमार 1935 तक भारत का हिस्सा था। भारत का हिस्सा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना और म्यांमार भारत से अलग हो गया। दोनों सेपरेट हो गए, भारत अलग और म्यांमार अलग। भारत 1947 में आज़ाद हुआ अंग्रेजों से। म्यांमार पे भी अंग्रेजों का कब्जा था 1947 में। स्वतंत्र हुआ म्यांमार भी, एक इंडिपेंडेंट कंट्री अंग्रेजों से बन गया, 1947 में आज़ाद हो गया। इसके बाद म्यांमार में भी चुनाव हुए, लेकिन समय समय पर म्यांमार में तख्ता पलट हुए। तख्ता पलट एक शब्द आ रहा है, ये होता क्या है? तख्ता पलट। और तख्ता पलट में भी सैन्य तख्ता पलट है। सैन्य तख्ता पलट अर्थात जब चुनी हुई सरकार को, एक चुनाव के जरिए सरकार चुनी जाती है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जहां भी हैं अगर चुन के बन रहे हैं तो चुनी हुई सरकार समझिए उसे बोलते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री होता है। अगर वहां पे चुनी हुई सरकार को सेना हटा दे और सेना भागडोर अपने शासन में ले ले, जो प्रशासन का पूरा काम, सरकार का पूरा काम कौन करने लगे? सेना करने लगे। प्रशासन चलाए, नियुक्ति करे, बजट बनाए, सरकार चलाए। जब ये सेना या सैन्य बल करने लगे तो क्या बोलेंगे? इसे तख्ता पलट। तो म्यांमार में समय समय पे बहुत सारे तख्ता पलट हुए। 1985 में तख्ता पलट है। फिर 4 टाइम 8 अपराइजिंग है, देखिए ये भी है। म्यांमार में करंट में भी सैन्य शासन है, बस ये समझिए आप। फिलहाल एक शब्द आ रहा है, 4 टाइम 8 लिखिएगा, अपराइजिंग, आंदोलन। ये म्यांमार में हुए थे, 1988 की बात है। तो 4 टाइम 8 लिख लीजिएगा, कई फैक्ट पूछ लेता है। 4 टाइम 8 अपराइजिंग आंदोलन किस कंट्री से जुड़ा है? तो म्यांमार बोलेंगे। क्या है? 88 में, 1988 में म्यांमार में आंदोलन चला, स्टूडेंटों का, छात्रों का आंदोलन चला। इसके फलस्वरूप सेना ने तख्ता पलट किया। जो चुनी हुई सरकार की थी उससे शासन भागडोर अपने हाथों में ले लिया, तो सेना का शासन चला और सरकार बन गई। इसे जुंटा शासन कहते हैं, जुंटा शासन। जब भी आपके सामने जुंटा शब्द आएगा समझिएगा सेना के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मिलिट्री के लिए। तो करंट में भी आपका जुंटा शासन है। 2020 में म्यांमार में चुनाव हुए थे। म्यांमार की लीडर थी आंग सांग सू। आंग आंग सांग सू की, ये नेता है वहाँ की एक महिला लीडर। जो 2020 में चुनाव हुए थे तो आंग सांग सू की जो थी, ये वहाँ की राष्ट्रपति बनी थी। लेकिन इसे शासन प्रशासन भागडोर किसने ले लिया? जुंटा सरकार ने। जुंटा सरकार क्या है? बोलेंगे सैन्य शासन है, अर्थात मिलिट्री। जनरल वहाँ के राष्ट्रपति बन गए और आंग सांग सू को नजरबंद कर दिया गया, अर्थात कैद कर दिया गया। अब ये आंग सांग सू क्या है? आंग सांग सू को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुई महिला है। और ये म्यांमार के राष्ट्रपति भी रह चुकी है आपकी। आंग सांग सू पे फिर जुंटा सरकार जो है काफी सारा टॉर्चर, प्रेशर, दबाव डाल रही है ऐसे करके, तो इसे जेल में डाला गया है। क्या कारण है? कि इस पे कोविड 19 का उल्लंघन, कि कोविड 19 के कानून का पालन नहीं किया आंग सांग सू की। पुनः करप्शन की है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा है आंग सांग सू की।
आंग सांग सूकी पे। इस मामले में आंग सांग सूकी जो है जेल में बंद है। तो एक बैकग्राउंड है ये म्यांमार का कि समय समय पे म्यांमार में सरकार तो आती है, लेकिन जब चाहती है सेना सरकार को हटा देती है, शासन की भागडोर अपने में ले लेती है। जहाँ भी जुंटा शासन होता है उसे सैन्य सरकार बोलते हैं। जब इस तरीके की स्थिति रहती है तो इसके बाद वेस्टर्न कंट्री का तुरंत रिएक्शन आता है। सबसे पहले अमेरिका का रिएक्शन आता है। इस तरीके की सरकार पे अमेरिका प्रतिबंध लगाता है। जहां भी डेमोक्रेसी का उल्लंघन होता है, चुनी हुई सरकार अत्याचार करती है, उसके पीछे अमेरिका हाथ धो के पड़ जाता है, चाहे वो कितना भी पावरफुल कंट्री क्यों ना हो। और इसके साथ साथ में वेस्टर्न कंट्री। तो रिजल्ट ये है कि जो जुंटा शासन है, सरकार है, इस पे क्या बोलेंगे, प्रतिबंध लगाया अमेरिका ने वेस्टर्न कंट्री में। तो प्रतिबंध अर्थात आर्थिक प्रतिबंध है, किसी भी तरीके से पैसे का लेन देन किसी भी कंट्री के साथ म्यांमार नहीं कर सकता। अगर कोई भी कंट्री, मान लेते हैं भारत जैसा देश है, अगर इसके साथ लेन देन करता है तो अमेरिका इस पे भी प्रतिबंध लगाएगा। रिजल्ट ये रहता है कि जब प्रतिबंध लगते हैं, जैसे म्यांमार पे आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका ने लगा दिया, यूनाइटेड स्टेट की सरकार ने, तो इसके साथ अब किसी भी तरीके से लेन देन नहीं होगा। ना तो सामान भेज सकता है, ना तो सेवा दे सकता है, ना तो ले सकता है, ना तो पैसे का ट्रांजेक्शन कर सकता है। तो ये है आपके आर्थिक प्रतिबंध लगा। रिजल्ट है, जब आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया, आयात निर्यात नहीं कर पाता है तो पैसे की कमी हो जाती है। देखिए, आर्थिक प्रतिबंध से क्या होगा, पैसे की कमी होगी। जब पैसे की कमी होगी तो फॉरेन विदेशी मुद्रा की कमी हो जाती है। विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार, इसकी कमी हो गई। जब इसकी कमी हो गई तो इसे कर्ज लेना पड़ेगा। कर्ज कौन दे फिर? जो भी कर्ज देगा तो आखिर पैसा ही दे रहा है, फिर से इस पर प्रतिबंध अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री लगाएंगे। यूनाइटेड स्टेट प्लस यूरोप यूनियन, इसका प्रतिबंध झेलना पड़ेगा। साथ साथ में जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री भी है। रिजल्ट है, इस म्यांमार में बुरी तरीके से इकोनॉमिक्स कंडीशन है, आर्थिक हालात ठीक नहीं है। अब म्यांमार जो है, म्यांमार में क्यों प्रसिद्ध है म्यांमार, ये भी एक बार बैकग्राउंड देखिए। म्यांमार फेमस क्यों है? तो अपने खनिज संसाधन के लिए, खनिज संसाधन के लिए। पुनः म्यांमार तेल और गैस के लिए प्रसिद्ध है। म्यांमार अपने टीक और क्या बोलेंगे, साल सागवान पौधे, साल सागौन, ऊंच क्वालिटी के, सबसे वर्ल्ड में अगर टीक के पौधे मिलते हैं कहीं पे, ये है म्यांमार। तो सालों का देश है ये, साल सागौनों का देश है। पुनः म्यांमार जो है खनिज संसाधन, तेल गैस के लिए, टीक के लिए और जेम्स ज्वेलरी के लिए। ज्वेलरी याद रखिए, जेम्स ज्वेलरी के लिए फेमस है। तो खनिज संसाधन तो संपन्न है, वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ी इलाका है। अब यहाँ पे जनजाति रहती है, वो जनजाति के नाम पे अलग अलग इसके स्टेट भी पड़े हैं। जनजाति के नाम पे इसके अलग अलग स्टेट भी पड़े हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, जैसे ये एक स्टेट है, ये वाला रखाइन। तो रखाइन जाति भी है, बोलेंगे एथनिक ग्रुप। बहुत सारे एथनिक ग्रुप अर्थात जनजाति जो है आपके म्यांमार में पाए जाते हैं। और जो प्रांत है, अधिकतर प्रांतों का नाम उस जनजाति के नाम पे ही रखा जाता है, क्योंकि जो जनजाति प्रांत में सबसे अधिक मिल रही है, उसी जनजाति के नाम के आधार पर प्रांतों का नामांकन कर दिया जाता है। तो रखाइन प्रांत। पुनः आपका एक लंबा ऐसे हो जाएगा आपका, ऐसे करके ये वाला। तो मॉक, मॉन, मॉन जनजाति। पुनः एक यहाँ पे बाहर से सटा हुआ है चीन, चीन स्टेट है इसका, छोटा वाला है ये वाला चीन, चाइना नहीं है, याद रखिएगा, चीन जनजाति है। एक है शान जनजाति, ये वाले इलाके में, यही सुर्खियों में बना है अभी लगातार, इसी के बारे में आपको बताऊंगा, शान स्टेट। तो ये सब जनजातियां वहाँ पे, अलग अलग जनजाति है, अलग अलग भाषा है। रिजल्ट ये रहता है, म्यांमार में एथनिक क्लेश भी होते रहते हैं।
तो एथनिक ग्रुपों के बीच क्लेश है, प्लस एथनिक ग्रुप का किसके साथ है क्लेश है, सेना के साथ होते रहता है। तो सेना के साथ लगातार टकराव भी चलते रहते हैं। अब इनमें हमको देखना है ये शान स्टेट जो चाइना के साथ बॉर्डर बनाता है, ये चीन है, और म्यांमार का ये बॉर्डर है। चाइना उस साइड, चाइना इस साइड म्यांमार। तो शान प्रांत लगातार सुर्खियों में है। क्या हुए यहाँ पे देखिए, जो शान स्टेट है, यहाँ पे सैनिकों के साथ साथ में जो रेबल विद्रोही गुट है, अर्थात एक साइड विद्रोही ग्रुप, विद्रोह करने वाले गुट हैं, समझिए कि नक्सलाइट। दूसरे साइड में सरकार है अर्थात सेना है। इसके बीच में लगातार संघर्ष चल रहे हैं। विद्रोही गुट सेना पे गोलीबारी कर रही है, तो सेना विद्रोही गुट पे गोलीबारी कर रही है। रिजल्ट ये है 50,000 लोग जो हैं विस्थापित हो चुके हैं, हजारों लोग मारे जा चुके हैं शान स्टेट में। तो 50,000 विस्थापित हुए और काफी सारे हजारों लोग मारे गए। सेना फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रही है, तोप का इस्तेमाल कर रही है, गोला बंदूक जितने भी उपकरण हैं और डिवाइस हैं सब का इस्तेमाल विद्रोही गुट के खिलाफ कर रही है। विद्रोही गुट भी पूरा बेल इक्विपमेंट से लैस है। इसके पास नाइट विजन है, तो ऑटोमेटिक वेपन है इसके पास। ये सब आते कहाँ से हैं? सवाल है, विद्रोही गुट के पास हथियार कहाँ से आते हैं, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, विद्रोही गुट के पास जो हथियार है वो ड्रग्स बेच के आते हैं। और इसका एक चैनल बन जाता है, देखिए से। जो विद्रोही ग्रुप है इसके पास हथियार कहाँ से आते हैं, तो बोलेंगे हथियार जो आ रहा है ड्रग्स से आ रहे हैं। जो ड्रग्स बेच रहे हैं, ड्रग्स बेचते हैं, हथियार आता है। फिर हथियार का इस्तेमाल किसके खिलाफ करते हैं? सेना के खिलाफ करते हैं। अब सवाल है, इस ड्रग्स रैकेट में कौन कौन शामिल है? तो विद्रोही गुट हैं, एक रैकेट चल रहा है, विद्रोही गुट है, नक्सलाइट समझिए। अलग अलग जो एथनिक ग्रुप हैं, आदिवासी। पुनः जो सेना के बड़े बड़े ऑफिसर भी इसमें शामिल है, सैन्य ऑफिसर भी, सेना के ऑफिसर समझिए शामिल है। और उस साइड से जो चीन के तस्कर हैं, इनका पूरा एक सिंडिकेट चला रहा है ये। तो ड्रग्स की सप्लाई हो रही है लगातार शान स्टेट में, आसपास के आसियान कंट्री में, साथ साथ भारत बांग्लादेश में। तो क्या है ये, एक रूट में है, ये ड्रग्स की सप्लाई वाला रूट में पूरा विद्रोही गुट, आदिवासी, सेना ऑफिसर, चीन के तस्कर सब शामिल है। तो इनके पास, विद्रोही गुट के पास फंडिंग आ जाता है। पैसे कहाँ से आते हैं? इससे आते हैं। इस तरीके से विद्रोही गुट के पास पैसे आ गए, हथियार आ गए नए नए, और सेना के खिलाफ। विद्रोही गुट ने शान के कई शहरों पे कब्जा कर लिया है और मिलिट्री पोस्ट पे कब्जा किया है। तो जो शान राज्य है, शान राज्य के सिटियों पे और साथ साथ में आपके मिलिट्री पोस्ट पे भी, जो मिलिट्री का पोस्ट है उस पर भी कब्जा कर लिया है। तो इन दोनों के बीच जिस तरीके से क्लैश चल रहे हैं लगातार, अन्य जो एथनिक ग्रुप हैं वो भी इसी तरीके से रास्ता अपना के अन्य प्रांतों में करेंगे। जैसे मैंने इससे पहले बताया कि चीन, ये वाले एथनिक ग्रुप हैं, पुनः इधर से मॉन एथनिक ग्रुप है, रखाइन एथनिक ग्रुप, ये सब इसी तरीके से विद्रोह करेंगे। ये कहना है राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति जो करंट में जुंटा सरकार का था, सेना के प्रमुख है, उनका कहना है कि म्यांमार अब विभाजित हो सकता है अगर न रोका गया विद्रोही ग्रुप को। तो साथ साथ में अब चाइना के बीच में भूमिका है, चीन भी है, बिना चीन के सब नहीं हो सकते हैं। चीन का हर जगह रोल होता है, इंटरनेशनल खिलाड़ी है चाइना। तो चीन जो है वो अपने बॉर्डर को सिक्योर करना चाहता है इस बॉर्डर में बिल्कुल ना हो, क्योंकि इससे फिर इंटरनेशनल मामला बन जाएगा बॉर्डर का। तो चाइना चाहता है कि बॉर्डर सुरक्षित हो, विद्रोही गुट और सेना के बीच समझौता हो जाए, तो मिलिट्री व क्या बोलेंगे विद्रोही गुट के बीच समझौता हो जाए। दूसरा, म्यांमार की सरकार ने बार बार आरोप लगाया, म्यांमार की सरकार आरोप लगाती है कि सारा जो तस्करी चल रहा है ये चीन की देन है। हथियार उथियार सब चाइना सप्लाई करता है, म्यांमार की सरकार को अस्थिर करना चाहता है, म्यांमार को पूरा कंट्रोल करना चाहता है चीन। क्यों कंट्रोल करना चाहता है? इससे पहले मैंने आपको बताया, चीन की नज़र हमेशा खनिज पे, तेल संसाधन पे रहती है। जैसे भारत का म्यांमार पे, सॉरी, मन्नार की खाड़ी पे इसका अभी निगाह गया हुआ है।
कि कैसे भी तेल मिल जाए, गैस मिल जाए, खनिज मिल जाए, ताकि उसका इंडस्ट्री और बढ़े, वो सप्लाई का उसका जो दबदबा है वर्ल्ड लेवल पे बने रहे। इस तरीके से म्यांमार पे भी उसका एक नज़र है। साथ साथ म्यांमार स्ट्रेटेजिक रूप से इम्पोर्टेंट है। जो म्यांमार है कनेक्ट करता है भारत को आसियान कंट्री के साथ। तो म्यांमार के जरिए ही भारत क्या है, थाईलैंड, फिर आपका लाओस, कंबोडिया साइड पहुंच बनाता है। अगर म्यांमार पे कब्जा कर लिया जाए, चाइना का मान लेते हैं कब्जा हो जाए, तो ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है, यहाँ से भारत पे एक्सेस करना आसान है, नज़र रखना आसान है। तो बंगाल की खाड़ी तक पहुंच बनाने के लिए चीन इसको हमेशा अपने अंडर में किए रहता है, प्रेशर भी डालता है। तो इसकी जो आर्थिक हालात है वो कहीं ना कहीं चाइना की देन है, और अन्य फंडिंग देने वाला भी चाइना है। तो ये है आपका म्यांमार से रिलेटेड एक पूरा टॉपिक।